हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले वही मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इतना अच्छे से रिस्पांस दिखाया हमारी सारी वीडियोस पे। अभी जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने करंट अफेयर के सेशन शुरू कर दिए आई दृष्टि बुक के। तो हम ये लेक्चर्स को जो बना रहे हैं, पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि हमारी इसके पीछे थिंकिंग क्या है। हम इसमें से चाहते हैं कि हम मैक्सिमम रिविजन्स कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप इन वीडियोस को रिपीट पे 1.5 या 1.25 अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको एक्सपेक्ट करके सुनते रहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर पाएंगे। और मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर पाएंगे तो उतना ही आपके पास फैक्ट याद रखने की कैपेबिलिटी रहेगी, है ना। आप उतना अच्छा फैक्ट याद रख पाएंगे और उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगी। तो अभी जो मैम है वो आपको पता होगा वो नेशनल अफेयर के करंट अफेयर ले रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करेंगे इसके बाद। तो मैं पर्टिकुलरली आप यदि इस पूरी इसको प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मैं इकोनॉमी के लिए आऊँगा। तो पहले हम इन 3 टॉपिक्स को नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमी खत्म करेंगे, जो कि हमारे करंट अफेयर के जो लगभग 27 से 30 क्वेश्चन आते हैं, इसका ये ऑलमोस्ट 60% बनाता है, 60-65%। तो पहले हम इसको टारगेट करेंगे, फिर हम जंप करेंगे बाकी जो मिसलेनियस होती है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो उनको बाद में कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमी वाला पार्ट, साथ साथ एक एक लेक्चर आता रहेगा एक नेशनल अफेयर का, इकोनॉमी का। तो इस तरह से कुछ हम चीज़ें चलाने वाले हैं आगे के समय में। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपना 12 तारीख से बहुत पहले अच्छे से एक बार सारा सिलेबस रिवाइज कर लें, मतलब सॉरी सारा करंट अफेयर रिवाइज कर लें। स्टैटिक के लिए भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं साथ साथ कि वो भी हम अच्छे से करा सके रिवाइज आपको, या जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज एटलीस्ट वो तो रिवाइज करा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो ठीक है, अब हाँ, इसमें पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्टैटिक पार्ट होगा, जो कि एग्जाम एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बात करें इकोनॉमी के करंट अफेयर तो आएंगे, जैसे 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, या मान लीजिए 6 से 8 आएंगे। लेकिन जो बाकी इकोनॉमी का चंक हमारा स्टैटिक का आता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे करंट में कुछ ऐसे फिनोमिनास, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसी स्टैटिक टर्म्स होती हैं जो हमारे स्टैटिक वाले इकोनॉमी पार्ट से लिंक होती हैं। तो उनको फिर मैं आपको बीच बीच में बताता रहा करूँगा कि हाँ, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब आप अपना स्टैटिक रिवाइज करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो अब ठीक है, बस ये वो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन ऑफ द कंट्री इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट कंट्री। तो पता होना चाहिए में इंडिया है, या फिर एक स्टेटमेंट दे देगा, तो उसको होता है ना स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट, नीदर 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2 करेक्ट। तो उस तरह से पता होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड की 4th बन चुका है। तो इससे पहले बाकी 3 कौन सी हैं या किसको सरपास किया वो पता होना चाहिए, वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। तो अभी यूएसए है जो करंटली वो है 1st नंबर पे, चाइना है 2nd नंबर पे, जर्मनी है 3rd नंबर पर, 4th पे है हमारा इंडिया, और 5th पे है जापान। तो मतलब अभी हमने जापान को सरपास करके अभी हमने इंडिया 4th नंबर पे आ चुका है। ये तो हो गया ऑर्डर, ये हमें पता होना चाहिए। वो पूछ सकता है कि इंडिया कि यूएस इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, या इंडिया हैज़ रिसेंटली सरपास्ड जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये पता होना चाहिए कि जापान को सरपास करके हम 4th इकोनॉमी बने। अब इसके बाद जो मैं चीज़ें बताऊंगा सिर्फ इनको फैक्ट की तरह याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को फिर आप बार बार लूप में सुनेंगे तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोबारा रिवाइज कर सकेंगे। मैंने जो भी इस वीडियो के अंदर हाईलाइट किया है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही रिवाइज किया है, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब वो होती हैं, क्या बोलते हैं, एंसिलरी होती हैं, जो होनी ही है वैसे वाली चीज़ें करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब ठीक है, नीति आयोग के हमारे सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम हमारे सीईओ है नीति आयोग के। ये अगेन नेशनल फेयर वाली चीज़ में भी कवर हो जाता है, बट ठीक है, ये फैक्ट यहाँ भी देख लीजिए, नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अब हमारी कंट्री का जो एक एस्टिमेटेड जीडीपी है तो वो है 5.58 जीडीपी हो जाएगा ट्रिलियन डॉलर्स का 2028 तक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या आगे देख सकते हैं कि जो IMF है इसने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये IMF ने हमारी कंट्री को लेके प्रोजेक्शन दी है, ऐसे करते हैं कि ये हमारा होगा। अभी ये हमने करंटली देखा कि जापान की कितनी इकोनॉमी, हमारी कितनी है। तो इंडिया की जो अभी नॉमिनल जीडीपी है 2026 में वो है 4 पॉइंट, ये देख लीजिए, मतलब बेसिकली 4.1 ट्रिलियन, 4.187, और जापान की कितनी है 4.186 ट्रिलियन। तो ये 6 है हमारा 7, बस हल्का सा स्लाइटली मार्जिन है, जिससे हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट स्टैटिक वाला है वो आपको जो साथ साथ बताया था, तो नॉमिनल रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, इनमें से कौन सी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, राइट। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको स्टैटिक से रिवाइज करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे नॉमिनल वाली होती है वो इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करके होती है, रियल वाली होती है हमारी दूसरी वाली, है ना। तो इस तरह से जो भी रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का होता है ना, उसको आप रिवाइज करेंगे स्टैटिक से, पहली चीज़। तो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना बीच बीच में, इनको अभी जहाँ होगा मैं वहाँ बता दूंगा, अपने इनपुट दे दूंगा, बट एल्स आप उसको स्टैटिक से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था रियल, नॉमिनल, और रियल कौन सी होती है, नॉमिनल कौन सी होती है। नॉमिनल होती है जो करंट प्राइसेस पे होती है, ठीक है। नॉमिनल होती है जो करंट प्राइसेस पे होती है,
और जो रियल होती है रियल जीडीपी वो हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं एनसी नॉमिनल वाली करंट प्राइस पे है और जो रियल वैल्यू हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आप इसको यहाँ भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप स्टैटिक में भी इन चीज़ों को रिवाइज करते जाइएगा, स्टैटिक भी साथ साथ पढ़ना है ना। उसके बाद जो कंट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2025 में वो है 6.2। ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, वो पूछ सकता है कि कंट्री की एक्सपेक्टेड IMF ने ग्रोथ कितनी रही 2025 में, तो पता नहीं चाहिए 6.2 6.3, बस ये साथ साथ ही है तो याद कर लीजिए 2025 2026 में इतनी है। उसके बाद अब बाकी कंट्रीज़ की कितनी वो जीडीपी है, तो दिल्ली यूनाइटेड स्टेट्स की है लगभग 30.5 ट्रिलियन, चाइना की है 19.2 ट्रिलियन, इंडिया की है 4.19 ट्रिलियन, ठीक है। और ये फिर इनकी पर कैपिटा भी आप याद कर लीजिए, पर कैपिटा कितनी है, इंडिया की है $2,88,000 है ना, ये हमारी जीडीपी पर कैपिटा है। तो ऐसे ही यूएसए की कितनी है $89,11,000 है ना, ऐसे करके। तो बस ये सब चीज़ें हैं जो कुछ हमें याद रखनी है इसके अंदर। उसके अलावा फिर ठीक है, ये जापान की देख लिया हमने 4.19, मतलब ठीक है, हमने देखा था कि स्लाइटली डिफरेंस हमारे बीच में। अब सेकंड टॉपिक है इंडियाज़ एफडी फ्लो इन फाइनेंशियल 2024-25 के इसमें कितना था। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2013-14 से बात करें तो 13-14 में कितना था, सॉरी 13-14 में था हमारा 36 बिलियन, अब 81 बिलियन हो चुका है 2024-25 में, जो कि अभी उसके बाद बढ़ के इसमें 14% इंक्रीज़ देखा गया है 23-24 से। मतलब कि जो 23-24 में वैल्यू थी उससे अब 14% इंक्रीज़ देखा गया है 24-25 में, ठीक है। तो बस इसमें इतने याद कर लीजिए कि भाई इस साल में 14% इंक्रीज़ देखा गया है प्रीवियस ईयर, इतना बस फैक्ट हमें याद करना है। उसके बाद सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सेक्टर हैं जिसमें एफडीआई का रेशो क्या है, या फिर हम बात करें ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है वो आया हमारा सर्विस सेक्टर में, ठीक है, जिसने कितना किया, अट्रैक्टिंग ऑलमोस्ट 19% ऑफ द टोटल इनफ्लोस। उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर में आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड थर्ड पे आता है ट्रेडिंग। तो ये तीन हमें टॉप 3 का पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि कैसा कैसा है। उसके बाद फिर हमें पता होना चाहिए किस स्टेट में कितनी एफडीआई है। तो महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट शेयर अमंग द एफडीआई, तो कितना 39%। अगेन ये परसेंटेज इनका याद करने की इतनी नीड नहीं है, बस आप ऑर्डर याद कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे किया सर्विस सेक्टर पहले पे, दूसरे पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तीसरे पे ट्रेडिंग। वैसे स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र पहले पे, कर्नाटक दूसरे पे, दिल्ली थर्ड पे। अब इसके बाद है सोर्स ऑफ एफडीआई कि कहाँ से ज़्यादा एफडीआई हमारे पास आया, तो वो भी पता होना चाहिए। वो भी कंट्री वाइज की बात करें तो सबसे ऊपर है सिंगापुर, देन है मॉरिशियस, देन है यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब बस हमें ये ऑर्डर याद करना है, परसेंटेज में मत जाइए, इतना डाटा फैक्टर के कुछ नहीं आने वाला। हमें सिर्फ अभी देखिए हमारा मतलब क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि हम कम से कम सिर्फ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को याद रखें। क्योंकि देखिए मुझे कोई बात नहीं, मैं बोलना बोल सकता हूँ कि 13% भी याद कर लो, 12% भी याद कर लो, बट क्या आप एक्चुअली में वो याद कर पाएंगे, मुझे पता वो नहीं कर पाएंगे। जितना करंट अफेयर है, स्टैटिक है, सी सेट करना है, सब चीज़ों के बीच में ये याद करना तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए हमारे लिए। हमें मोटा मोटा ऑर्डर पता होना चाहिए, और ये बात कमीशन को भी पता है कि उसे क्वेश्चन कैसा बनाना है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। और मान लीजिए उसने पूछ भी लिया 13%, तो लेकिन अगर हम ऐसे फैक्ट्स पर रटने लग जाएंगे ना तो फिर हमारी जीवन हेल बन जाएगा, मतलब नर्क से बुरी हो जाएगी ज़िंदगी हमारी। तो उससे अच्छा है अगर हम जितना अपने दिमाग को कम लोड देंगे उतना ही हम शांति से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे और उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये मेन मोटो होना चाहिए हमारा करंट अफेयर पढ़ते हुए। तो फिर ठीक है, हमने ऑर्डर देख लिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली। उसके बाद किस किस कंट्री से सोर्स है, तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट्स, ये होगी। उसके बाद फिर हम बात करें कि जो हमने देखा कि जो 2003 से लेकर 2014 तक का जो डेकेड था और 14 से लेकर 25 तक का डेकेड था, इसके दौरान जो एफडीआई में इंक्रीज देखा गया वो 143% का देखा गया। अगेन ठीक है, अब ये कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, 143% याद रखने की नीड नहीं है, ये थोड़ी मेन्स वाली चीज़ होगी, अगर लिखना हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं, बट ठीक है। और क्या समझ लो कि ठीक है कुछ काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ा है, दैट्स इट, बस इतना पता होना चाहिए मेरे को, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा था। फिर नेक्स्ट है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। वेट में चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है हो रही है। तो नेक्स्ट है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 24-25 की। इसके बीच में अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जारी करता है वो किस सेक्शन और किस एक्ट के अंदर आती है। एटलीस्ट एक्ट तो याद कर लीजिए, सेक्शन मैं नहीं आपको बोलूँगा इतना याद करने के लिए, बट आपको एक्ट याद होना चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934। और इसी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ही एमपीसी के गठन की बात भी की गई, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो रेपो रेट वगैरह जो हम सुनते हैं ना न्यूज़ में कि रेपो रेट स्लैश कर दिया, कट कर दिया, तो वो सारी एमपीसी ही अनाउंस करती है। और एमपीसी किस एक्ट के अंदर है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है। और इसी एक्ट के अंदर ही आरबीआई के पास मैंडेट है कि उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, और उसका टारगेट क्या है 4 ± 2% का। मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको मैक्सिमम 6% और मिनिमम ऐसे हम बात करें तो 2%, तो 2 से 6% के बीच में वेरी कर लीजिए इन्फ्लेशन। ये आरबीआई का मैंडेट है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। और फिर अब स्टैटिक में आपका क्या रोल बनता है रिवाइज करना, कि इसके एमपीसी का स्टैटिक रिवाइज कीजिए, कितने मेंबर होते हैं, क्या उनका टेन्योर होता है, कौन उनको अपॉइंट करते हैं, उस तरह से
आप इसका स्टैटिक वाला पार्ट भी रिवाइज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसमें कितना है, 76 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, इसको याद करने की इतनी नीड नहीं है, इतना डाटा याद नहीं रख सकते हम। ठीक है, लेकिन पता नहीं चाहिए कि बस ठीक है 70 लाख करोड़ कुछ ऐसे लाख करोड़ ऐसे कुछ है, फिगर्स है लाख करोड़ में जो आरबीआई की बैलेंस शीट है। उसके बाद ठीक है कंटिजेंसी फंड होते हैं जो इमरजेंसी के लिए आरबीआई अलग से रखते हैं, ताकि अगर कभी इकोनॉमी में कुछ स्टेबलाइजेशन करना पड़ जाए, कुछ ऐसे इमीडिएट ऑपरेशन करने पड़ जाए मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, तो वो कंटिजेंसी फंड उनके पास रखा हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैश टू जीडीपी रेशियो, मतलब कि हमारी जितनी जीडीपी है उसमें कितना % कैश सर्कुलेट हो रहा है, तो वो हमारा है 11.2%। मतलब अगर हम बात करें कि अगर 100 लाख करोड़ की जीडीपी है तो उसमें से अगर एग्जाम के तौर पे दे रहा हूँ मैं आपको इजी रेगुलेशन के लिए, अगर 100 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है तो उसमें से 11 लाख जो हैं, है ना, तो वो हमारा कैश की फॉर्म में जा रहा है। अब इसके बाद फिर बोलते कि इसकी जो प्रपोर्शन है वो बड़ी देखी गई है, उसमें इंक्रीज देखा गया आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ सीबीडीसी, है ना, जो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। अब सीबीडीसी में दो तरीके होते हैं, एक होलसेल होता है, एक रिटेल वाला होता है। तो ये डिफरेंस आप अपने स्टैटिक में रिवाइज कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल सीबीडीसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, काइंड ऑफ एक क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, बट जो रेगुलेटेड है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद करेंसी इन सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें जो रिजर्व मनी होती है हमारी, है ना, उसमें 76% रिजर्व मनी का करेंसी सर्कुलेशन है ना। उसके बाद फिर हम बात करें जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसमें कितना % इंक्रीज देखा गया, तो रिटेल डिजिटल पेमेंट में 17% इंक्रीज देखा गया बाय वैल्यू एंड 35% देखा गया बाय वॉल्यूम। तो बस इतना याद कर लीजिए, अगर वैल्यू का ऑलमोस्ट डबल है वॉल्यूम, है ना, अगर वैल्यू 17 है तो ये लगभग 34 है। भाई इतना पता होना चाहिए कि वैल्यू कम है वॉल्यूम ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कितने बैंक नोट्स हैं जो सर्कुलेशन में है, उनकी वैल्यू कितनी है, तो वो 36 लाख करोड़ है। ठीक है, समझ लीजिए कुछ लाख करोड़ के आसपास है, इतना एग्जैक्ट 36.86 की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास है जो हमारी मनी सर्कुलेशन में है ना। तो बस यही सब चीज़ें थी। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट उस पर देखते हैं। ठीक है, करेंसी का प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर रोज हुआ 25%। ऑब्वियसली बात, अगर हम बात करें सर्कुलेशन करेंसी का बढ़ा है तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ा होगा, तो ठीक है 25% बढ़ गया। ठीक है, याद करने की इतनी नीड नहीं है। उसके बाद देखिए, अब हमने पढ़ा था कि IMF ने जिक्र किया था ऊपर आर्टिकल में 6.3% से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5 की बात की है, फाइनेंशियल 26 में हमारी 6.5% से GDP बढ़ेगी, ग्रोथ होगी उसकी। उसके बाद आरबीआई एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन एट टू रिमेन 4%। ठीक है, ये इतना याद करने की नीड नहीं है, बस इतना है कि आरबीआई ने बोला कि विद इन लिमिट रहेगा, दैट्स इट, इतना बात है। और ये मैंने बता ही दिया कि आरबीआई का जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का वो 4 ± 2 का होता है, मतलब 2 से लेकर 6 तक के बीच में, है ना, वैसा वाला इसका टारगेट रहता है। उसके बाद जो बात करें वैल्यू ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय आरबीआई, वो भी बड़ी है। तो मतलब अगर इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है, तो सब चीज़ें पॉजिटिव हुई होंगी। उनमें से एक है वैल्यू ऑफ गोल्ड भी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, तो उसमें से एक है वैल्यू ऑफ गोल्ड भी, तो वो भी हमारी कवर हो जाएगी इसके अंदर कि आरबीआई की बड़ी है। डिस्टर्बेंस आ गया था, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। तो फिर जब हमने बात किया कि जो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि वो जो इन्फ्लेशन है वो 4% के अंडर रहेगा, जो हमने बात की थी कि आरबीआई का जो टारगेट है 4 ± 2 का, मतलब कि 2 से लेकर 6% के बीच में उसको इन्फ्लेशन रखनी होती है। तो आरबीआई ने उसमें पॉजिटिव रेट बताया कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे ही रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय आरबीआई रोज। अब ऑब्वियसली बात, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करें, तो सब चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ही जाएंगी। तो उनमें से एक डेवलपमेंट है गोल्ड भी, जो आरबीआई इंक्रीज है वैल्यू है वो भी इंक्रीज हुई है, उसकी कितने % से इंक्रीज हुई है वो याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, लगभग याद कर लीजिए कि हाफ से बढ़ गया, अगर 50 था तो 25 और ऐड होगी 75 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया। बस इतना याद कर लीजिए कि लगभग 50% बढ़ा है, अगर 57 की नीड नहीं है याद, इसकी भी नहीं है, बट हल्का सा आइडिया हो कि गोल्ड भी बड़ा है, मनी इन सर्कुलेशन भी बड़ी है, बस उतना आइडिया होना चाहिए, है ना, वैसे सब चीज़ें। अब उसके बाद फिर क्या है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट है, जो आरबीआई की हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की थी, ये वाली एमपीसी की बात की थी, तो इन्होंने कुछ फिर अनाउंसमेंट्स की हैं। अब इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किए हैं, पॉलिसी का जो रेपो रेट है, अब ये अगेन स्टैटिक के रेपो रेट क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ठीक है, अगर आप प्लीज़ यहाँ तक पहुँचे तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो रेपो रेट है उसका, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो और वाइसा वर्सा, दोनों बताइए। अगर रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज करता है तो क्या होगा, और अगर आरबीआई बोलते हैं कि रेपो रेट को हम कम कर रहे हैं तो क्या होगा। इन दोनों सिनेरियोज में इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप मुझे बताइए। अभी खबर पे वापस आते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि जो रेपो रेट है इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.50। अब देखिए 100 बेसिस पॉइंट पे 1% बनता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो अगर आरबीआई बोल रहा है कि अपने 50 बेसिस पॉइंट कम करा है, तो मतलब 0.5% उन्होंने कम करा है। मैंने क्या बोला, 100 बेसिस पॉइंट का 1% बनता है, तो 50 का कितना बनेगा, 0.05%, सॉरी 0.05% है ना। तो बस वही चीज़ उन्होंने करी है।
कि अब इन्होंने कर करके अब कितना करंट है ये इंपॉर्टेंट है, कितना है, तो अभी 5.5% है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें कि अभी इतना परसेंट हमारा हो गया करके। अब इसके बाद नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अब देखिए ये 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है SDF स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, फिर एक होता है LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमारा ये रेपो रेट ये वगैरह सारी चीज़ें रिवर्स रेट आती है। फिर एक होता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से हम पिनल रेट भी बोलते हैं, पेनल्टी रेट, कि जो RBI के मतलब जो बैंकों के पास जितना पैसा था जिससे वो अपना पूरा बैंकिंग ऑपरेशन चलाते हैं, और जो उनको एक रिजर्व रखने पड़ते हैं स्टैट्यूटरी लिमिट्स में, CRR रखना पड़ता है, SLR रखना पड़ता है, अगर बैंक वो रखने में सक्षम नहीं है और वो RBI से पैसा उठा रहा है, समझे, अगर बैंक ने अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो उसके पास पैसा था, रेपो रेट जो CRR और SLR रखना पड़ता है, अगर किसी वे में वो बैंक वो रखने में सक्षम नहीं है और उसको RBI से पैसा उठाना पड़ रहा है, तो RBI उस पर एक दंड लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा कि भाई अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में तो कोई इतने % पे लोन देता था, अब तूने गलती की तो जो हायर पे दूंगा। तो वो होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो हमेशा LAF से ज़्यादा ही रहता है। और एक LAF से भी अच्छी चीज़ है SDF स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, वो हमारा LAF से भी कम रहता है। अब इसमें डिफरेंस कितना रहता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था, LAF कितना है, LAF ये जो 5.50 LAF जो रेपो रेट होता है ये LAF के अंडर ही आता है, तो LAF है 5.50। अब हमने बात की MSF इससे ऊपर ही होगा, अब कितना ऊपर है, तो 5.75 ये हमारा MSF है। और हमने बात की SDF इससे अच्छा होता है, इससे नीचे होगा, तो SDF कितना है हमारा 5.25, तो SDF है 5.25, LAF है 5.5 और MSF है 5.75। ये आप याद कर लीजिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितना क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं। तो RBI ने एक्सपेक्ट किया है कि CPI की जो इन्फ्लेशन है वो 3.7% रहेगी। अब अगेन ये स्टैटिक की बात करें तो CPI वर्सेस WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, तो ये हमारे दो इंडेक्स होते हैं। इसको आप डिफरेंस देखिए कि CPI में गुड एंड सर्विसेज होते हैं नहीं, WPI में गुड एंड सर्विसेज होते हैं कि नहीं, किस में एक्सपोर्ट कवर होता है, किसकी बास्केटों में किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आप स्टैटिक में रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है PLFS का जो डाटा है अप्रैल 2025 का, तो इसमें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 5.1% अप्रैल 2025 में जो आया था, तो 5.1% आया। अगेन फिर ये कुछ चीज़ें होती हैं LFPR, WPR, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब इनकी एक डेफिनेशन होती है स्टैंडर्ड वे में, तो वो आप स्टैटिक से आप रिवाइज कर सकते हैं, वो स्टैटिक का ही पार्ट मोरलेस होगा, तो उसको आप वहाँ से याद कर सकते हैं। हमें बस ये डाटा याद रखनी है, अगर वो डायरेक्टली पूछ दो डाटा पता हो 5.1% है। उसके बाद फिर ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें LFR पर। अगर हम करंट वीकली स्टेटस की बात करें अमंग पर्सन ऑफ एज 15 एंड अबव, तो LFPR हमारा 55.6% आया है अप्रैल 2025 में। अब उसके बाद ये जो डाटा है इसको अगेन याद करने की इतनी नीड नहीं है हमें, इसमें अगर देखना भी तो आप ये ओल्ड एज वाला देख सकते हैं कि फीमेल का कितना और उसमें मेल का कितना है, फिर एट द एंड ओवरऑल रेशो कितना हमारा है ना, जो रूरल वाला बस इसमें हल्का सा हम देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना किसका डाटा है करके। और ज़्यादा डीप में जाने की वैसे ये जो डाटा है सारा मेन में काम आता है, प्री में इतना डाटा नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। अगर आ भी गया डजेंट मैटर, इतना हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वरना ये सारा डाटा याद करना पड़ेगा। कोई बोले मुझे ये डाटा याद करना है, फिर मैं बोलूँगा ये भी करो ये भी करो सारा करो, अब ये सारा के चक्कर में बाकी सारा रह जाएगा, तो इसको छोड़ सकते हैं, बाकी फोकस करते हैं। अगेन ये मतलब ये आपकी डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डर लगता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, उसको इसकी नीड है नहीं कि फालतू की चीज़ें इतना टाइम वेस्ट करने पे नीड है। कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना तो मैं अगली वीडियोज़ में करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप, अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है PLFS की एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो इसको रिलीज़ कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है, तो नेशनल सैंपल सर्वे इसको रिलीज़ करता है। ये खुद के इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आता है। PLFS को लॉन्च कब किया गया था 2017, वो पूछ सकते हैं कि PLFS वॉज लॉन्च रिसेंटली इन 2022, नहीं गलत होगा, पता होना चाहिए 2017 में लॉन्च किया था। इसके बाद फिर ठीक है, इस मैंने आपको बोल दिया कि जो LFPR, WPR अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेफिनेशन होती है स्टैंडर्ड, वो आप स्टैटिक सोर्स से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, वो इतने कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी हम करंट पे फोकस करते हैं। फिर है नेक्स्ट है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020-22। तो अब देखिए सेंसस तो होता है 10-10 साल में, अभी आपको पता होगा 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और अभी भी नियर फ्यूचर में तो उसके कोई हालात दिख नहीं रहे होने के, तो उस सब के बीच में अब जो हमारे पास डाटा कहाँ से आता है, मैटरनल मोर्टेलिटी जो हम बात करते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है, TFR डिक्रीज़ हो रहा है, ये हम पता कहाँ से लगता है, तो उसके लिए बीच में भी कुछ सैंपल सर्वेज होते रहते हैं, जिनमें से एक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ये कुछ लोग पॉपुलेशन का एक सैंपल लिया जाता है और उसमें फिर डाटा को कैलकुलेट करके फिर पूरे कंट्री लेवल पे उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि भाई अगर इस स्टेट के इस कुनबे में ऐसा कुछ करके डाटा है तो पूरे स्टेट में भी लगभग ऐसा ही हाल होगा। ऐसे ही सभी स्टेट्स का लगभग हाल निकाल के हम पूरे इंडिया का एक हाल निकाल लेते हैं
और इसी तरह से फिर हम स्टेट्स की रैंकिंग कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ होता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS की बात करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है, तो वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये आपके लिए क्विज का क्वेश्चन है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो MHA के अंडर आता है या किसके अंडर आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सर्च करना और पता करना कि क्या, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक जो बात करें बर्थ रेट की, बर्थ रेट में डिक्लाइन देखा गया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर कंट्रोल करना तो बर्थ रेट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये अवेयरनेस होगा, जैसे जैसे हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई हमें अपने जो हम बोलते हैं कि जो सरकार की 2 चाइल्ड पॉलिसी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन में अब बर्थ रेट को कंट्रोल को डिक्लाइन देखा गया। बर्थ रेट में डिक्लाइन कितना है, 19.1 है 2022 में। ठीक है, तो हमने देखा बर्थ रेट है, बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन देखा गया 19.1 पे आ चुका है। और बर्थ रेट हमारा होता है पर 1000 पॉपुलेशन पे, है ना। तो उसमें होता है बर्थ रेट, और सेम डेथ रेट भी हमारा होता है। जो डेथ रेट होता है वो भी हमारा 1000 पॉपुलेशन पे होता है, 1000 बर्थ रेट पे, है ना, कि कितने जो वो हैं वो 1000 पे हम इसको डाटा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें IMR है, IMR का हम देखते हैं हमारा 1 लाख पॉपुलेशन पे, है ना। तो वैसे ही हम अपना जो MMR है ना, IMR हमारा होता है 1000 पे, MMR होता है हमारा पर लाख, 1 लाख लाइव बर्थ पे कितना होता है। तो वैसे ही फिर जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन है वो होता है बर्थ रेट, और सिमिलरली पर 1000 में जो डेथ रेट होती है पॉपुलेशन, वो डेथ रेट होता है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए तो ये देख लीजिए, बस ट्रेंड पता होना चाहिए कि डिक्लाइन हुआ है बर्थ रेट ओवरऑल। रूरल में डिक्लाइन देखा गया है, अर्बन में डिक्लाइन देखा गया है, और अर्बन में ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया रूरल से। ऑब्वियस ही बात है, अर्बन में ज़्यादा लोग अवेयर रहते हैं तो उसमें ज़्यादा देखा जाएगा। तो उसके बात करें हम 2022 में, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ देखा गया है ना। तो हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ देखा गया, अगेन जिस स्टेट की पॉपुलेशन जो ज़्यादा पॉपुलेशन में आता है नंबर वाइज, तो वो देखा गया बिहार में। जो हाईएस्ट बर्थ रेट है वो देखा गया बिहार में, और लोवेस्ट किस में देखा गया, वो देखा गया अंडमान एंड निकोबार में, है ना। इसको मैं यहाँ लिख भी दूँ, अगर आप देख रहे हो तो रिवाइज भी करते रहिए कि MMR होता है हमारा 1 लाख लाइव बर्थ पे, और जो IMR होता है वो हमारा होता है 1000 लाइव बर्थ पे 1 साल के अंदर, सिंपल है ना। फिर डेथ रेट की बात, डेथ रेट भी ड्रॉप देखा गया है। डेथ रेट कितना है वो ड्रॉप देखा गया, बस इतना बताना चाहिए, कितना एग्जैक्ट उसको ज़्यादा रटने की नीड नहीं है। उसके बाद रूरल एरिया में कितना डिक्लाइन देखा गया है, 7.2 आ गया 2022 में, और अर्बन में 6.2। तो अगेन इसमें भी, अब इसमें क्या देखा गया, रूरल में डिक्लाइन ज़्यादा देखा गया है ना, 7.2% डिक्लाइन हो रूरल में, तो यहाँ पे रूरल में ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट डेथ रेट है 9 का, और लोवेस्ट डेथ रेट जो है वो है चंडीगढ़ में 4.2%, 4.2 का, सॉरी नॉट परसेंट, 4.2 का। फिर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं, जो पर 1000 लाइव बर्थ देखा जाता है, तो इसमें भी ड्रॉप देखा गया। अच्छी बात है ड्रॉप देखा गया, क्योंकि बेसिकली मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू डेथ, है ना। तो इन्फेंट वही होते हैं हमारे जो 1 साल से कम के जो एज के बच्चे होते हैं, अगर जब वो ऐसे उनकी डेथ हो जाए। तो अब ये कितना है, 129 था 71 में, अब 26 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट की तरफ है। अब इसमें भी रूरल एरिया में डिक्लाइन देखा गया 44 से 29, और अर्बन एरिया में देखा गया 27 से 18, है ना। अब इसमें भी ज़्यादा अच्छा डिक्लाइन देखा गया रूरल, मतलब रूरल जिसमें IMR और ज़्यादा परसेंटेज से कम हुआ है। फिर 2022 की बात करते हैं तो जो IMR है सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया, 40 है MP में, और सबसे लीस्ट है मणिपुर हमारा 3। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। जैसे हमने बात की थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो है 1 साल से कम के बच्चों को, और अंडर 5 चिल्ड्रंस के लिए है हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अब ये कितना है इंडिया का, अभी हो चुका है 30 हो चुका है 2022 में। फिर नेक्स्ट आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि मदर की डेथ से रिलेटेड होता है ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। इसमें भी कितना डिक्लाइन देखा गया, 2022 में था 88, और अब मतलब इससे पहले 93 था, देन 97 था, तो ये हमारा अभी करंटली 88 है, जिसका टारगेट हमें 70 अचीव करना है ना, वो हमारा टारगेट है। तो उसमें फिर वही SRS की रिपोर्ट ने बोला भी कि जो 8 स्टेट्स हैं दे हैव ऑलरेडी अटेन द SDG टारगेट ऑफ MMR, जो हमें 70 से कम करना है, राइट। और वो कौन से स्टेट्स हैं, तो वो देखिए मेजरली सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड अगेन सेंटर में हो गया, देन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। तो अब देखेंगे इसको थोड़ा, अब ऐसा होगा ना एक मैप से देख लीजिए कि अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, देन फिर हमारा आ जाएगा नीचे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका। तो समझ रहे आप इस तरह से किस अच्छे से, फिर झारखंड आ जाएगा हमारा इधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ झारखंड आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हमारा 8वां जो सभी स्टेट है, केरला नीचे रहेगा ना। तो 8 स्टेट ऐसे एक इमेज सी में याद हो जाएगा आपको, कैसे से करे कुछ इमेज थी जिनके 8 स्टेट्स ने अचीव किया था IMR का जो गोल है। फिर हम सेक्स रेशियो बर्थ की बात करें
तो वो अब एक बढ़ गई है, पहले 913 थी, अब 914 हो चुकी है, तो एक अच्छी बात है। अब केरला एंड छत्तीसगढ़ हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ 970 है। और सबसे लोएस्ट की बात करें तो किस स्टेट में, वो है उत्तराखंड में। तो ये पता होना चाहिए, कहीं हम हरियाणा को क्लिक कर दें, हरियाणा आंसर नहीं है, उसका आंसर उत्तराखंड होगा, जहाँ पे लोएस्ट बर्थ रेट है, सेक्स रेशो एट बर्थ है। देन TFR की बात करें, TFR होता है बेसिकली कि एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने चाइल्ड्स को बर्थ दे सकती है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 को बना था। अगर TFR 2.1 है तो मतलब कि जो दो पेरेंट्स हैं वो 2 चिल्ड्रन को बर्थ देके इसे पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाती है। अगर इससे कम हो जाए टोटल फर्टिलिटी रेट तो मतलब इन फ्यूचर पॉपुलेशन कम होगी, और अगर ज़्यादा हो इससे तो मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी। तो 2.1 एक ऑप्टिमम नंबर है रिप्लेसमेंट रेट का, जिससे 2 पेरेंट्स को 2 बच्चे रिप्लेस कर जाते हैं, इसको 2.1 का बोलते हैं। अभी करंटली इंडिया का जो TFR है वो 2.0 हो चुका है, मतलब रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुका है। लेकिन हाईएस्ट TFR कौन सी स्टेट का है, वो है बिहार का, मतलब 3, मतलब एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर 3 बच्चों को जन्म देती है ऑन एवरेज वहाँ पे। और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, दिल्ली एंड तमिलनाडु, जो कि 1.3 है। ये हमें एक्सट्रीम्स का पता लग गया। इसके बाद इट इज़ नोट वर्थ दैट रिप्लेसमेंट रेट जो लेवल TFR का होता है वो 2.1 होता है ना। तो अब ये बता भी दिया आपके ऊपर, और यहाँ पे रिवाइज भी हो गया आपका। अब उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट रूरल वुमेन जो हैं, गांव की वुमेन का जो 2.2 है TFR, और शहर की जो वुमेन है वो ज़्यादा अवेयर रहती हैं फैमिली प्लानिंग को लेके, वुमेन इकोनॉमिकली इंपावर्ड रहती है, तो उनकी ज़्यादा से रहती है अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स में, तो वहाँ पे 1.6 देखा गया। तो इसे हम बता सकते हैं कि अगर अर्बन रूरल में जो सोसाइटी में डिफरेंस है उससे कैसे TFR पे फ़र्क पड़ता है वो चीज़। अब इसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें सारी रिपीटेटिव ही हैं, जो हमने ऊपर देख ली हैं कि MP का MMR कितना है, केरला कितना है, तो काइंड ऑफ रिपीटेशन ही है, तो इसलिए इसको मैंने दोबारा से पढ़ा नहीं है। बाकी तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, मोस्टली सारा रिपीटेशन ही है जो हमने यहाँ पढ़ा था। आई डोंट नो हाउ इन्होंने कैसे कर दिया इसको यहाँ पे। उसके बाद है प्रोविजनल एस्टिमेट्स। अब ये प्रोविजनल एस्टिमेट से इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पहली बात तो प्रोविजनल है, पहली बात है ना। अब इसको देख लीजिए, NSO ने इसको लॉन्च किया है। NSO किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इसके बाद ये हमने देखा ही था कि रियल GDP है वो हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो 6.5%। ठीक है, इतना डाटा याद करने की नीड नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। और ये इतना दे रखा है, जो बस वो याद कर लीजिए कि RBI 6.5% का है, IMF 6.3% का है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे, इतना डाटा तो याद करने की नीड नहीं है ना। ये इतना, अगर आपके पास समय हो, टाइम हो, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे दिमाग को शांति मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप चिंता मत कीजिए, अगर मुझे कोई पढ़ते वक्त लगा ना कि डाटा इंपॉर्टेंट है तो मैं अलग से एक सीरीज़ लूँगा इकोनॉमिक डाटा की, जो इंपॉर्टेंट डाटा होगा। जैसे यूनियन बजट है, उसको हम अलग से प्रिपेयर करेंगे, यूनियन बजट के लिए अलग से लेक्चर लेके आएंगे, तो उसमें मैं ऐसा छोटा मोटा डाटा ऐड कर दूँगा, उसकी आप चिंता मत करो, वो आप मुझ पर छोड़ दो, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट होगा जो याद करने वाला वो मैं आपको दे दूँगा, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अमेलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। तो मतलब अमेलगमेशन मतलब कुछ को इकट्ठा करके एक बॉडी बना दी, AB थे, इनकी एक इकट्ठी AB बॉडी बन गई, अमेलगमेशन हो गया इनका। तो अभी क्या था, अमेलगमेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ कम इनटू इफेक्ट। तो पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट टाइम में 26 RRBs को अमेलगमेट किया गया, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब देखिए, जो चीज़ एक बार हो रही होती है ना बहुत सालों बाद, तो उसका डाटा याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रोविजनल एस्टीमेट तो हर क्वार्टर में आते होंगे, तो हर क्वार्टर का थोड़ी याद है, हर क्वार्टर में भी कितने दुनिया जहान के डाटा हैं, ये डाटा वो डाटा, तो ऐसों की रेलेवेंस थोड़ी कम हो जाती है याद करते वक्त। बट अब RRB, अब आप खुद देखेंगे 2 से 3 बार ही हुआ है जब से RRB बने 1975 के बाद से। तो अगर अभी इस साल पर्टिकुलर कोई डेवलपमेंट हुई है RRB की, तो इसका फिर डाटा याद करने इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंट टाइम में 26 रीजनल रूरल बैंक्स को अमेलगमेट किया गया है, और ये 4th फेज ऑफ अमेलगमेशन है। मैंने बात की ना, जब से बने तब से अब तक ये 4थी बार अमेलगमेट हुए हैं, और 25 में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करना भाई। अब सबसे बड़ी बात की, जो रीजनल रूरल बैंक है ये स्टैट्यूटरी हैं, किस एक्ट के अंदर है, RRB एक्ट 1976 के अंदर इनको बनाया गया था। अब इसमें जो आपके लिए क्विज वाला पार्ट है, एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करके चीज़ होती है, जिससे एग्रीकल्चर वगैरह को लोन देते हैं बैंक्स वगैरह। तो अब उसमें जो RRBs होते हैं इनके पास कुछ एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो RRBs हैं इन पे क्या क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, इन पे कितना परसेंटेज इनको PSL में देना होता है, कितने % ब्रांच इनको रूरल एरिया में खोलनी होती हैं, और जो भी इनका पेड अप कैपिटल है, वो सारे आप इनके फीचर्स मुझे नेट से सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं बताने को खुद ही बता सकता हूँ आपको, लेकिन उससे फिर क्या है ना, आप जब आप सर्च करेंगे, कुछ पढ़ेंगे खुद से, तो उससे आपको ज़्यादा वो चीज़ याद रहेगी। बाकी जो रटने वाली चीज़ें वो तो मैं रटवा ही रहा हूँ, बट जो मैं चीज़ चाहता हूँ कि जो आपको PCS में भी काम आएंगी, अगेन UPSC में भी काम आएंगी, जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ भी काम आएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से पढ़ी हो तो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद ये जो नारा है 1 स्टेट 1 RRB का, तो ये उसकी तरफ जा रहे हैं बेसिकली, कि जितने स्टेट हैं उतनी हम RRB रखेंगे।
उस तरह से ये अब देख लिया आरआरबी जो मैंने बोला था आपको सर्च करने के लिए आपको डायरेक्ट डाटा मिल ही गया। 1975 में इनको एस्टैब्लिश किया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन को बनाया गया था। अब देखिए मैंने बताया था चौथा फेज़ है, तो पहला फेज़ 6 से 10 था, याद करने की नीड नहीं है, कोई फालतू चीज़ है। उसके बाद 2013 2015 2015 में था, फिर 19 से 21 और उसके बाद अब 25 में हुआ फेज़ 4, जिसमें करंट फेज़ ने 26 आरआरबी को हमने वो कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया, अमेलगमेट कर दिया है ना, वो सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट है एमएसपी फॉर खरीफ को। अब एमएसपी अपने आप में एक स्टैटिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसमें आपसे क्विज जो होगी कि इसको कौन अनाउंस करता है, खैर वो आगे आ भी जाएगा, कितनी क्रॉप्स के लिए होता है, उसमें खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे, और इसमें आपके टीचर्स में क्वेश्चन आ भी रखा है कि किस क्रॉप का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ क्या था। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें रटने पड़ेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा हाइक मिला था, किसको सबसे कम हाइक मिला था, उस तरह से कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि जो अभी रिसेंट टाइम में जो खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो हम समर्स में लगाते हैं, जैसे राइस हो गया, पैडी हो गया, चावल हो गया ना, वो खरीफ क्रॉप में आता है। तो उस तरह से 14 खरीफ क्रॉप्स हैं बेसिकली, जितनी भी हैं वो आप देखेंगे कितनी 22 हैं, 30 क्रॉप हैं, उसमें से 14 हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं, उनके लिए अभी अनाउंस कर दिया गया है। अब अनाउंस कौन करता है एमएसपी, तो एमएसपी अनाउंस करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसकी रिकमेंडेशन देती है सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी इसकी रिकमेंडेशन देती है, लेकिन इसको अनाउंस कौन करता है फाइनली, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। अब इसमें जो बात की गई अमंग द 14 क्रॉप्स जो हैं खरीफ की, मूंग जो कि एक पल्स क्रॉप है, रिकॉर्डेड द लोवेस्ट हाइक इन एमएसपी, तो पता होना चाहिए सबसे कम खरीफ क्रॉप कौन सी जिसमें हाइक देखो, तो वह है मूंग की। और हाईएस्ट किस में देखा है वो पता होना चाहिए, हाईएस्ट है रागी के अंदर, है ना। तो इस तरह से पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी। अब इसमें देखिए इन्होंने जो भी खरीफ क्रॉप्स हैं उनका एग्जाम्पल दे दिया, रागी एक खरीफ क्रॉप है, जवार एक खरीफ क्रॉप है। उसके बाद फिर हम पता होना चाहिए कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जो सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द क्रॉप है। फिर ये ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया, एक सैफ्लावर भी होता है, वो हमारा रबी में आता है, तो सनफ्लावर होता है हमारा इसके अंदर। तो उसके बाद बाजरा हमने पढ़ लिया, पैडी पता है हमें, चावल गर्मियों में उगाते हैं ताकि बारिश का पानी मिल सके, है ना, वो सब चीज़ें। और नाइजर सीड, तो ये पता होनी चाहिए हमें कि ये हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं। अगेन डाटा याद करने की नीड नहीं है, बस हाईएस्ट लोएस्ट वाला याद रखिए, हाईएस्ट रागी है, लोएस्ट मूंग है। फिर उसके बाद है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स को 24 वाले को रिलीज़ किया गया। अब इसको किसने रिलीज़ किया, डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली सिंपल से एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का डाटा है, और सॉरी मिनिस्ट्री है जिसने इसको निकाला है। किस तारीख को निकाला है वो इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन जो 26 नवंबर है बेसिकली इसको मिल्क डे के उस पर वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो पता होना चाहिए कि मिल्क डे, क्योंकि हमारा इंडिया मिल्क में हाईएस्ट नंबर पे है प्रोडक्शन, फर्स्ट रैंक पे है प्रोडक्शन की बात करें। तो अगर कोई चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है तो उसका थोड़ा पता नहीं चाहिए कि मिल्क डे भाई कब है, मिल्क डे 26 नवंबर के अराउंड है, ये आप थोड़ा याद रखिए। उसके बाद हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन कितनी करते हैं, तो 239 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि यूपी सबसे हाईएस्ट है, यूपी सबसे ऊपर है ना। तो वो हमें याद होना चाहिए कि यूपी, अगर हम स्टेट बेसिस की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिल्क को। तो उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का मेजरली पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, राजस्थान सेकंड है, थर्ड है मध्य प्रदेश, तो यूपी, पड़ोसी राजस्थान, पड़ोसी एमपी। रैंक की बात करें तो आंध्रा सबसे ज़्यादा है, प्रोड्यूस करता है, 17% आंध्र प्रोड्यूस करते हैं, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना, अगेन साउथ वाले। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड पे महाराष्ट्र। देन वूल की बात करें राजस्थान सबसे ज़्यादा, ये हो सकता है थोड़ा ताजुब की बात कि वूल में राजस्थान सबसे ज़्यादा कैसा, बट फैक्ट है तो याद करना पड़ेगा, राजस्थान सबसे ज़्यादा है वूल प्रोडक्शन में, है ना। हो सकता है आप जम्मू कश्मीर से कन्फ्यूज हो जाए, बट ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान इज़ द फर्स्ट इन नंबर इन टर्म्स ऑफ वूल प्रोडक्शन। फिर ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकंड है हम एग के अंदर। अब उस तरह हमने जैसे एमएसपी की बात की थी खरीफ के लिए, वैसे ही रबी के लिए भी करते हैं। तो रबी के अंदर अगेन वही फैक्ट है, सीसीए इसको अनाउंस करता है, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। देन रबी की बात करें तो हाईएस्ट किस में देखा गया, उसमें हमने देखा था हाईएस्ट था आई थिंक बाजरा के अंदर, सॉरी रागी के अंदर, हाईएस्ट था रागी के अंदर, लोएस्ट था हमारा मूंग के अंदर, ये था हमारा खरीफ में। रबी की बात करें तो हमारा हाईएस्ट जो हाइक है वो देखा गया है वीट के अंदर, सॉरी हाईएस्ट हाइक, ये तो पर ये तो ओवरऑल वैल्यू वाइज होगा जितना है। अगर हम हाइक की बात करें कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में दी गई है, तो वो हाईएस्ट हाइक देखा गया है 300 रुपये का हाइक देखा गया पर क्वांटल में रेपसीड एंड मस्टर्ड में। तो ये देखिए जैसे हमने ऊपर देखा था टेबल के अंदर कौन कौन से खरीफ क्रॉप है, तो रबी क्रॉप भी इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात आप सिर्फ रबी क्रॉप्स याद कर लीजिए, उसके अलावा जो होंगे वो खरीफ होंगे, तो इतना याद करने की नीड ही नहीं। रबी याद करो, रबी कौन से होते हैं जो विंटर्स में उगाए जाते हैं, जैसे वीट विंटर में उगाया जाता है ना, तो उस तरह से याद कर लो। ये याद कर लो कि सैफ्लावर है रबी, सनफ्लावर है खरीफ,
तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। और बस रबी याद करो, बाकी सारे खरीफ वैसे याद कर लो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन सी है? जो सब्जियाँ फल सब्जियाँ होती हैं उसके चलते उनको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। अब ठीक है, ये फर्स्ट एडवांस ये नहीं कि अब तक का फर्स्ट है, ये 24-25 का इस साल का पहला एक एस्टिमेट है ना। ये क्या एस्टिमेट निकाल रहे थे, फिर धीमे धीमे जब पूरे साल का डाटा इकट्ठा कर रहे थे फिर एक फाइनल डाटा आता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस इतनी इस कारण से इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन एरिया की, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया है वेजिटेबल्स के अंदर। एरिया की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर ले पहले, है ना। पहले प्रोडक्शन की बात कर लेते, एरिया की बात में देख लेंगे। ये डाटा है यहाँ पे एरिया का भी। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे उगाए जाते हैं वेजिटेबल्स, है ना। वेजिटेबल सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। उसके बाद देन हमारे आते हैं फ्रूट्स, देन आते हैं हमारे स्पाइसेस एंड देन आते हैं हमारे प्लांटेशन वाले ट्रीज। तो ये ऑर्डर पता नहीं चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, प्लांटेशन, ये हमारा प्रोडक्शन का। फिर अगेन आप एरिया का भी देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया है वो हमारा है वेजिटेबल्स का। उसके बाद फिर ज़्यादा एरिया हमारा फ्रूट्स का, तो अगेन वेजिटेबल फ्रूट्स इसमें भी ऑर्डर सेम है। उसके बाद फिर जो हमारा है स्पाइसेस का, तो वो भी सेम है। उसके बाद फिर हमारा प्लांटेशन। तो जो प्रोडक्शन का ऑर्डर है वही हमारा क्रॉप्स का भी, वही हमारा एरिया का भी ऑर्डर है ना, ऐसी वाली बात। फिर अगेन जैसे मैंने बताया वो फर्स्ट एडवांस था, ऐसे ही अगर हम बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो जैसे हॉर्टिकल्चर का था, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो थर्ड एडवांस एस्टीमेट है ना, थर्ड एडवांस एस्टीमेट। तो अब उसमें ठीक है, देख लीजिए कि हमारी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है 3000 लाख मीट्रिक टन। बस मोटा मोटा कह लीजिए कुछ 3000 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारी कुछ प्रोडक्शन है। उसमें सबसे ज़्यादा किसको उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राइस, देन उगाया जाता है वीट, देन उगाया जाता है मेज़। ये हम बात करें फूड ग्रेन की, राइस, वीट, मेज़, RWM। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की, ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ग्राउंडनट, देन सोयाबीन, देन रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, देन सोयाबीन, देन रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये हमारा होगा हमारा ऑयल सीड्स में। शुगर केन की बात करें, अब देखिए फूड ग्रेन कितना है 35 मतलब 3500 लाख मीट्रिक टन, और शुगर केन कितना है 4.5 लाख मीट्रिक टन। तो शुगर केन की अगर बात करें ओवरऑल प्रोडक्शन की, तो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन की, क्योंकि बहुत बल्कि क्रॉप है, तो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है उस वे में। फिर कॉटन का देखा, जूट का देखा, सबका इतना याद करने की नीड नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रिपोर्ट दे के, कोई भी इंडेक्स दे के इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ कौन करता है? WTO, है ना। अब ये स्टैटिक कि WTO किस ईयर में बना था, कौन सी एग्रीमेंट थी जिसके बाद WTO का जन्म हुआ, है ना। उरुग्वे राउंड्स होते हैं, फिर ये WTO का जन्म होता है, उस तरह से तो पता होना चाहिए हमें। अब इसके बाद हम बात करें तो 22 की बात करें तो लीडिंग कंट्री इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंट मतलब गुड्स की बात करें, गुड्स हमारे ये कपड़े यहाँ से वहाँ गए, फल गए, गाड़ियाँ गई, तो ये सारी गुड्स आ जाते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर की है वो सबसे ज़्यादा की है चाइना ने, 14 पॉइंट मतलब लगभग 14% शेयर है चाइना के पास। तो लार्जेस्ट शेयर किसके पास है एक्सपोर्ट की वर्ल्ड बात करें वर्ल्ड में, मतलब अगर 100 रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल, तो उसमें 14 रुपये का एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है। इंडिया कितना कर रहा है? 1.8 कर रहा है। रैंकिंग इंडिया की कितनी? 9। ये पता नहीं चाहिए। अगर हम किसी रैंकिंग में टॉप 10 में रहते हैं ना, कुछ ऐसा करके, सॉरी ये गलत हो गई, रैंक इंपोर्टर क्या है, अभी हम बात करते हैं रैंक एक्सपोर्टर का। तो उसमें इंडिया का एक्सपोर्टर में रैंक है 18, है ना। तो ये इसको याद कर दीजिए। शेयर कितना है? 1.8%, रैंक है 18। तो ये याद करना भी कितना ईजी है, 1.8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैंकिंग आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इंपोर्ट। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं USA, 13% इंपोर्ट शेयर इसी के पास है। इंडिया कितना करता है? 2.8% शेयर इंडिया के पास इंपोर्ट का, और रैंकिंग है 9। तो इंडिया 9th लार्जेस्ट इंपोर्टर है और 18th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो वही 9 का डबल यहाँ पे 18। तो ये डाटा फिर भी याद करना काफ़ी ईजी है, देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट में, मैं ईजी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक है 18, कितना परसेंट है? तो ग्लोबल 1.8। इंपोर्ट की बात करें, इंडिया का रैंक है 9 और कितना शेयर है? वो है 2.8। इस तरह से हो गया। तो इसके बात करें सर्विसेज की, ये हमने देखा था मर्चेंडाइज का। सर्विसेज की बात करें तो USA लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, एक्सपोर्टर है। इंडिया 7th रैंक पे आता है सर्विस एक्सपोर्ट में। सर्विस एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बात है हमारा अच्छा है एज कम्पेयर टू मर्चेंडाइज की हम बात करें। IT सर्विसेज हम बहुत देते हैं, तो उसके चलते सर्विसेज में हमारा सर्विसेज के एक्सपोर्ट में रैंक अच्छा है, जो कि 7 है, और शेयर भी अच्छा है 4.4 है, वहाँ पे 1.8 था हमारे यहाँ से, है ना। ये देखिए। फिर अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में इंडिया का रैंक है 9, यहाँ भी 9 था, मर्चेंडाइज में भी यहाँ भी 9 है, और यहाँ पे 2.8% है, यहाँ पे 3.8% है। तो इस तरह से कुछ है। इसके बाद बात करें तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो USA, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, इंडोनेशिया, और इसमें इंडिया का रैंक 7th है। बस इंडिया का रैंक लीजिए, इंडिया का रैंक 7th है।
उसके बाद फिर 5 कंट्रीज़ जहाँ से इंपोर्ट होता है उसमें भी ठीक है, इस पर भी इंडिया का अगेन रैंक 7 है। अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज जो इंपोर्ट करती हैं और टॉप 5 कंट्रीज जो एक्सपोर्ट, दोनों में हमारा रैंक 7 है। 7 अगेन थाला फॉर अ रीज़न। अब इसे कुछ लोग ये जोक को समझेंगे कि 7 ताला फॉर रीज़न क्यों बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगेन इन 2022 इंडिया रैंक्ड 7 इन द फूड एक्सपोर्ट। बताइए फूड एक्सपोर्ट में भी 7 है, अगेन ताला फॉर अ रीज़न। और उसके बाद फूड इम्पोर्ट की बात करें तो उसमें 8th नंबर पे है ना। तो इस तरह से कुछ था। ये लास्ट टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे इसको, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको निकालता हूँ, अंकटेड इसको निकालते हैं। इसका रिसेंट नाम भी चेंज करा गया था। तो यूनाइटेड नेशंस का पुराना नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका रिसेंट नाम चेंज किया गया था, वो आप सर्च कीजिएगा कि इसका क्या किया गया था। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब ये जो है एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, मतलब साल में एक बार रिपोर्ट निकालते हैं, सिंस 1991 ही निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ग्लोबल एफडीआई वो डिक्रीज़ हुआ है। पता है ग्लोबल ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, हर एक कंट्रीज नॉन टैरिफ बैरियर लगा रही है, तो उसके चलते एफडीआई में डिक्रीज देखा जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एफडीआई डिक्रीज देखा गया, कितना देखा गया, लगभग 2% डिक्रीज देखा गया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिया है, अब ऑब्वियस ही बात है अगर ओवरऑल डिक्रीज हो तो इंडिया में भी डिक्रीज हुआ होगा। तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया $28 बिलियन का एफडीआई इन 2023, जो कि 48 मतलब जो कि लगभग 42% कम है पिछले साल से, है ना। तो वो पता होना चाहिए। और ग्लोबल एफडीआई ड्रॉप हो 2% से, पता है हमें। और जो डेवलपिंग एशिया है वॉज द लार्जेस्ट रिसिपेंट रीजन ऑफ एफडीआई। अब देखिए जो कंट्री या रीजन जितना डेवलपिंग स्टेज होगा ना उसमें ज़्यादा एवेन्यूज़ होंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे कुछ डेवलप करने के, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में। तो वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस कारण से वहाँ पे एफडीआई ज़्यादा होता है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो डेवलपिंग एशिया है जिसमें इंडिया भी आता है, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज आते हैं, तो इसके अंदर लार्जेस्ट रिसिपेंट है रीजन है ये, रीजन वाइज देखा जाए जिसने एफडीआई को रिसीव किया, है ना। और उसके बाद हम बात करें टॉप एफडीआई रिसिपेंट कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएसए में, देन चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ब्राज़ील। तो टॉप 5 पे तो इंडिया नहीं है। इंडिया कौन से नंबर पे, इंडिया 15th नंबर पे। तो ये रैंक पता होना चाहिए, 15th नंबर पे इंडिया ग्लोबली 2023 में। उसके बाद फिर ठीक है याद करने के लिए ठीक है, हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है ना, तो यहीं वीडियो को रोकते हैं। और अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा, या आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी इसको मैं पिन्ड कमेंट में भी डाल दूँगा, है ना। तो वहाँ पे जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम पहुँच पाएँ और हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू वेरी मच।